नमस्कार दोस्तों। मार्केट तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट 390 पॉइंट्स अप है, 23,300 के आसपास आ गया है। लेकिन आज हम लोग कुछ स्टॉक की बात करेंगे जो काफ़ी रिटेल फ्रेंडली, और जब भी मैं टीवी पे जाता हूँ ये स्टॉक्स आते हैं, वो है हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील। मेटल स्टॉक से ये स्टॉक अच्छे खासे गिर चुके हैं अपने टॉप से। अब ये बढ़ते हुए मार्केट में, बढ़ते हुए तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो थोड़ी रिकवरी आ रही है इन स्टॉक में, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। आगे जाने से पहले गाइस आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। आई टेक दैट क्वेश्चन, स्टॉक रिलेटेड हो, सेक्टर रिलेटेड हो, और एंड में भी मैं क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ जो पहले के क्वेश्चन आए थे। और आज शाम को 8 बजे स्पेशल सेशन होगा जहाँ ये जो थोड़ी भी रिकवरी आ रही है और मार्केट में कैसे पोजिशन करना, कैसे स्टॉक्स लेने, किस तरह के लेने, उस पर एक सेशन होगा लाइव। मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कमिंग बैक टू हिंदुस्तान कॉपर गाइस, हिंदुस्तान कॉपर जैसे पता है कि एक कहता है डार्लिंग स्टॉक, यानी यानी बहुत ही कम ऐसे मेटल स्टॉक देखे जो इस तरह से पिछले साल में जिस तरह से भागे। प्रॉब्लम वही हो गया कि वैल्यूएशन बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। एक समय पे 85-90 के पी पे था, फिर नीचे आया। इवन अगर अब मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, नॉट प्राइस टू, ईवी बाई ईबिटा भी देखो तो 67 के आसपास पहुंच गया था, जो अभी भी 45 के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 45 के आसपास है। तो अच्छा खासा कहता है ना कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई है वहाँ, अगर 41 के आसपास है, यानी एक तरह से ना थोड़ी नीचे आया है, ऑलमोस्ट 36% डाउन है। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी हाई है, क्योंकि जनरली मेटल में अगर आप देखो ना 15-20 का ईवी बाई ईबिटा भी ज़्यादा कहा जाता है, तो ये तो ज़्यादा ही है, एवरेज से तो काफ़ी ये अप है। लेकिन कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको हिंदुस्तान कॉपर के लिए, क्योंकि ये एक कहा जाता है कि कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड फॉर द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ईवी होता है, अब आपको पता है चिप्स जो बनते हैं, डेटा सेंटर्स आने वाले हैं, और काफ़ी हद तक कहते हैं ना कि कॉपर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है आगे जाके। और इवन वायर्स एंड केबल्स और कहाँ बहुत सारी जगह पे नो कॉपर यूज़ होता है। और हिंदुस्तान कॉपर नो एक कंपनी ऐसी है जो नो उसमें मैक्सिमम उनका शेयर है एटलीस्ट रिटेल में। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, क्या ये पीछे 1.5 साल में अगर आप कॉपर देखो तो 13,000 पर टन जनवरी 2026 में, यानी उतने तक पहुंच गया था वो। और अगर हम लोग बोले ऑलमोस्ट 40 से 50% अगर आप बोले ना, तो कॉपर में नो इजाफा हुआ था, यानी इंक्रीज हुआ था। और ये जो हिंदुस्तान कॉपर है, इंडिया की एक लिस्टेड नो कहते हैं ना एक ही प्रॉपर कॉपर माइनर है, यानी प्योर कॉपर माइनर, इसलिए उसकी रिलेवेंस ज़्यादा बढ़ गई। और नो ऑलमोस्ट 45% जो अगर हम लोग कॉपर डोमेस्टिक में प्रोड्यूस करते हैं वो थ्रू हिंदुस्तान कॉपर ही है। अब वो लोग क्या करें कि 4 MTPA से, मैट्रिक टन पर एनम से, वो ऑलमोस्ट 12.2 तक MTPA जा रहे हैं। यानी आप सोचो कि बहुत ही बड़ा नो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं जो बढ़। अब बोलो तो इतना सब कुछ जैसे तो गिरा क्यों गिरा, वही तो ओवर वैल्यूशन। अब ठीक है भाई, आगे जाके कॉपर यूज़ होगा, लेकिन अभी से ही उसको गोल्ड की प्राइसिंग तो नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया था, तो एक तरह से नो कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग प्लस मार्केट भी गिरा, बहुत कुछ एक साथ हुआ। दूसरा क्या था कि ये जो वॉर सिचुएशन थी, तो ऐसा होता है कि रिसेशन फियर आ गया, तो उसके वजह से भी काफ़ी सारे मेटल स्टॉक गिरे और काफ़ी वॉलेटिलिटी है अभी। इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई है। अब देखो, ऐसा नहीं कि कॉपर की डिमांड नहीं है, कॉपर की डिमांड अच्छा है, और ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हर जगह यूज़ होता है, और आगे जाके भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी ना कॉपर बहुत ज़रूरी होगा। और अगर हम लोग देखें तो कॉपर का जो कंजम्पशन है 0.6 kg पर कैपिटा, यानी वन ऑफ द लोवेस्ट है। तो क्रिटिकल माइनिंग के मिशन के हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस हमेशा कॉपर प्रोडक्शन में ज़्यादा रहने वाला है, और इसलिए ये कंपनी काफ़ी हद तक प्रीमियम में चल रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि कुछ चीज़ें जब नोन हो जाती है मार्केट में, तो मार्केट उसको भाव उस तरह से देखता है, तो यहाँ चक्कर आ गया वैल्यूएशन, और थोड़ा ये रिसेशन का फियर आया। और कहते हैं ना कि हमेशा आपको बेस मेटल प्राइसिंग देखनी पड़ेंगी कि कॉपर का प्राइस कहाँ जा रहा है। कॉपर 13,000 पे अटका रहा, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 10-15% बढ़े, लेकिन यहाँ से अगर 12,000 11,000 टन आता है तो वापस आप एक करेक्शन देखो, क्योंकि जो इनके फंडामेंटल है हिंदुस्तान को, उससे तो यानी एवरेज जो सालों से हिस्टोरिकल एवरेज, उससे तो बहुत आगे निकल चुका है। यानी महंगा तो है ही, उसमें कोई डिले नहीं है, डिनाई नहीं है। ऊपर से ये जो एक्सपांशन बोला है कि 3 times द कैपेसिटी वो करने वाले, तो उसमें
किस तरह से वो प्रोग्रेस हो रहा है, एग्जीक्यूशन। ऊपर से अगर चाइना के डिमांड अगर वीक आती है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और जो वॉर कहीं ना कहीं अगर ख़त्म होती है तो इसके लिए अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है। अब जिस तरह से बातें चल रही कि भाई नेगोशिएशन चल रहा है, तो आपने मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखी। कल भी 400 पॉइंट बढ़े थे, आज भी हम लोग 400 पॉइंट के आसपास है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं इसलिए आप ऊपर उछाल देख रहे हैं। सो अगर यहाँ से अगर ऊपर रहना है तो कॉपर के प्राइसिंग ऊपर रहने पड़ेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना जब आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करो। और जो एक्सपांशन जो प्लान चल रहा है वो भी सही होना चाहिए कि वो ठीक ठाक चल रहा है। और जो रिन्यूएबल स्टोरी जो आएगी, क्योंकि एक तरह से तो पता चल गया जिस तरह से इस बार ऑयल में बवाल हुई है कि भाई कहीं ना कहीं सेल्फ एनर्जी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोला है कि हमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी पावर्स पे काफ़ी फोकस होगा। सो एनर्जी डिपेंडेंट, ऑयल पे ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट ना रहे। ईवी ज़्यादा बनेंगे ये वो, और नो सोलर पैनल से लेके विंड एनर्जी से लेके सब रिन्यूएबल, न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी। सो ऑल दैट, नो उसके वजह से ग्रिड डिमांड भी बढ़ेगी और उसके वजह से कॉपर बढ़ना चाहिए, तो वो कैचअप होगा। तो ये लेवल, एक लेवल ऐसा है कि जहां आप कह सकते हो कि अच्छा खासा करेक्शन है। तो लेकिन वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ये सब स्टोरी देखूं कि आगे जिस तरह की स्टोरी है, तो मुझे तो स्टोरी अच्छी लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बस वही है कि एग्जीक्यूशन सही रहे तो। और डिमांड भी मुझे लग रहा है कि सही ना सही रहेगी। डेटा सेंटर एआई ये डिमांड रखेंगे भी सही, और होपफुली वॉर अगर संभलती है तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए अच्छा होता है। अब आप बोलोगे क्या करना चाहिए। अगेन गाइस, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ही देते हैं। अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। मैं लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाके देखिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि मैं बोलते आ रहा हूँ, कितने टाइम से बोलते आ रहा हूँ, पीछे एक वीक से बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरता है तो धीरे धीरे बाय करो, बॉटम आप पकड़ नहीं पाओगे। अभी भी मार्केट अपने टॉप से 3000 पॉइंट डाउन है। इट्स अ गुड टाइम टू बाई, तो आप ज़रूर जाके देखेगा। और अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूँ तो कॉपर भी मुझे अच्छा लग रहा है ओवरऑल। बस वही है, वैल्यूएशन अभी ऑन अ हायर साइड है, तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में रखे। अगर आपके पास हो तो गाइस स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलेगा। कभी कभी ना कभी कुछ पंगा होता है तो ये बहुत ही डाउन होता है। लेकिन जो डिमांड दिख रही है, आई थिंक डिमांड अच्छी है, डिमांड काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो ये कि थोड़ा अनस्टेबल रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक जैसे पता है आप लोगों को कि क्यों भागा। जिंक के प्राइसेस तो भागे, लेकिन सिल्वर के प्राइसेस भागे। और जो सिल्वर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 147 2025 में बढ़ा, और वही सेंटीमेंट बढ़ा दिया लिटरली। अगर जिंक मार्केट देखें, इंडिया का जो जिंक मार्केट है उसका 75% हिंदुस्तान जिंक के पास है। प्लस अगर जिंक के प्राइस भी हायर है, और अगर आप देखो इसका डिविडेंड यील्ड भी 5.8% के आसपास है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि हिंदुस्तान जिंक जो सिल्वर बनाता है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो सिल्वर प्रोड्यूस करता है, वो 20-25% उसका शेयर है सिल्वर का टोटल सेल्स में। लेकिन अगर इबिटा में देखो वो 40-45% कंट्रीब्यूट करता है। तो डायरेक्टली क्या हुआ कि हिंदुस्तान जिंक का जो प्राइस है डायरेक्टली सिल्वर प्राइसेस से लिंक हो गया। अगर सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये बढ़ता है, अगर सिल्वर प्राइसेस डाउन जाते हैं तो ये भी डाउन होता है, और वही हुआ। अगर आप देखो अभी भी 36% डाउन है, और वही ये सिल्वर भी अच्छा खासा करेक्ट आया है, करेक्ट हुआ है। जिंक का कहते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं कि जिंक भी शॉर्टेज में होगा, जिस तरह से कॉपर होगा उस तरह से जिंक की भी डिमांड होगी, लेकिन उतना शॉर्टेज में नहीं है। जिंक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू कॉपर। और लेकिन इसमें क्या है कि जो फ्री फ्लोट है ना वो कंपेरेटिवली कम है कंपेयर टू अदर। ऑफकोर्स वेदांता काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, और जो वॉर सिचुएशन थे है उसके वजह से भी ये स्टॉक थोड़ा अच्छा खासा गिरा हुआ है। लेकिन हम लोग थोड़े पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ से अगर आप देखो तो हिंदुस्तान जिंक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और जो इनकी माइनिंग लाइफ है यहाँ से 25 साल की है, यानी इट्स काफ़ी अच्छी माइनिंग लाइफ है। और मेन है सिल्वर। सिल्वर इनका बाय प्रोडक्ट है जो 20-25% आगे जाके शायद उसका शेयर बढ़ेगा।
तो कंपेरेटिवली आई थिंक नो उसके वजह से फ़ायदा हो सकता है। तो जी सिल्वर अगर ओवरऑल ईयर टू ईयर अगर बढ़ता है तो इसको भी फ़ायदा हो सकता है। कैपेसिटी भी अगर आप देखो 112 के टी पी ए से बढ़ा के 1379 के टी पी ए करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, नेगेटिव वही है कि सिल्वर जो डाउन जा रहा है उसके वजह से थोड़ा आप यहाँ नो ऊपर नीचे देख सकते हो। और जिंक का प्राइस भी ऑलरेडी बढ़ चुका है। सप्लाई क्योंकि क्योंकि कोई मेटल बढ़ जाता है ना तो उसकी सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो प्राइसिंग प्रेशर रहेगा। और थोड़ा वॉर सिचुएशन अगर ठीक होता है तो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। तो अभी जिंक क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ तो इतना महंगा नहीं है जिस तरह इतना हिंदुस्तान कॉपर है, ठीक है। और नो अगर 18 के आसपास पी और ईवी बाई ईबिट अपन ठीक है, डिविडेंड यील्ड ओके है, तो चीप नहीं है लेकिन इतना महंगा भी नहीं है कंपेयर टू हिंदुस्तान कॉपर। और आगे जाके आई थिंक मेरे हिसाब से जिंक के प्राइस भी स्टेबल होगी और सिल्वर कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो एक्सपांशन प्लान अगर इनका शेड्यूल में रहा और अगर वो सिल्वर पे फोकस कर पाए तो ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक भी ना कंपेरेटिवली अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। बस वही है कि प्राइस थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना महंगा नहीं है, तो इसको नज़र में ज़रूर रख सकते हैं। आगे जाके जिंक की डिमांड रहेगी ऑलमोस्ट। अगर आप देखो तो इंडिया का जिंक कंजम्पशन ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन से ज़्यादा होना चाहिए। और जिंक बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है जैसे रेल, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा। तो एट द एंड ऑफ द डे उसके वजह से भी इनको फ़ायदा होगा। बस वही है कि वॉर ज़रा ख़त्म हो और कंस्ट्रक्शन अगर चालू होता है तो जिंक की डिमांड देखेगी। स्टॉक गिर चुका है टॉप से, तो आप निबल कर सकते हो लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पकड़ के चलना है। क्योंकि जो जो बेस्ट स्टोरी थी ना गाइस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान जिंक या अगर आप हिंदुस्तान कॉपर देखो कि किस तरह से बढ़ गए ना, 3 डबल ट्रिपल हो गए कुछ साल में, वो स्टोरी वापस रिपीट नहीं होगी इतने शॉर्ट स्पेन में। यानी जो शॉर्ट स्पेन अभी एक स्टेडी रिटर्न शायद देख सकते हैं आप लोग, लेकिन ओवर द टाइम देखेंगे। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक। और फ्लक्चुएशन बहुत रहेगा, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो वो ध्यान रखे चलना। चले थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, टाटा स्टील। बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। अब टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील भी एक अच्छे खासे 220 के आसपास पहुंच गया था। डिमांड डोमेस्टिक ओके है, अराउंड 9% के आसपास। आई थिंक आज वो 196 के आसपास है। लेकिन क्या हुआ था कि ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो कहते हैं ना सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, इसलिए नो स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी सेफ्टी हुई। और अगर आप देखें तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 6 मिलियन पर टन नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन इंडियन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। डोमेस्टिक एचआरसी जो होता है वो ऑलमोस्ट अगर आप प्राइस देखो ना तो 46,000 मेट्रिक टन नीचे आ गया। और कुकिंग कोल थोड़ा बढ़ गया, रॉ मटेरियल बढ़ गया, इसलिए मार्जिन थोड़ा प्रेशर में आया। और वही एक वन ऑफ द रीज़न थी कि क्योंकि इसलिए स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया अपने टॉप से। लेकिन बहुत नीचे नहीं है जितना हिंदुस्तान जिंक और कॉपर दिया है, ये कुछ 10-15% नहीं डाउन है। ऑफकोर्स हिंदुस्तान जिंक और कॉपर बहुत ही बढ़ चुके थे, तो उतना ये टाटा स्टील बढ़ा नहीं था। और यूरोप और यूके की डिमांड अभी होपफुली अगर ये वॉर आगे जाके ख़त्म होता है तो डिमांड रिवाइव होगी। और स्टील एक ऐसा सेक्टर है कि ओवरऑल आपको चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी आई थिंक लंबे समय तक चलेगी। एंड बड़ा पाइपलाइन है कि इनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स के, तो वहाँ भी सप्लाई आते रहेगा। सो मेरे हिसाब से ना इंडिया स्टोरी अच्छी है। अब जो उनकी यूरोप की स्टोरी है, जो वहाँ का कहना कोरस जो लॉस मेकिंग था, वहाँ भी अभी चीज़ें काफ़ी संभल रही है। नेट ईबिटा मार्जिन पॉजिटिव आने के चांसेस हो जाते हैं यूरोप डिवीज़न के, तो वो भी एक पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन बस वही है कि ये सेक्टर क्योंकि स्टील पे डिपेंड है तो साइक्लिकल होता है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो बढ़ते हैं तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। यूरोप बिजनेस अगर रिकवर हो जाता है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा टाटा स्टील के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा डिवीज़न है जिसके वजह से ये हमेशा नीचे रहा है। और इंपोर्ट फ्लो जो होगा वो भी अगर ज़्यादा होगा, लेकिन आई थिंक सेफगार्ड ड्यूटी के वजह से बच सकता है। तो यहाँ से आपको वही देखना है कि क्या डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस वीक होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है।
और कैपेक्स साइकिल कैसे बढ़ेगा। मेरे हिसाब से ये वॉर ख़त्म होगी तो आई थिंक गवर्नमेंट को कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर कैपेक्स बढ़ाते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ओवरऑल उनका एग्जीक्यूशन रिस्क भी आपको देखना पड़ेगा, और यूरोप का लॉस कितना रहता है। होपफुली वो अगर पॉजिटिव तो टाटा स्टील की ये अच्छा है। टाटा स्टील की कंडीशन जो पहले थी उससे काफ़ी बेटर कंडीशन अभी है। पहले कुछ साल पहले तो बहुत ही ख़राब हालत थी, उसमें से तो काफ़ी रिकवर हुआ है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ओके है। ईवी बाई ईबिटा भी अराउंड 10-11% के आसपास, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट टू शो यू। ईवी बाई ईबिटा अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतना महंगा नहीं है। और नो साइक्लिकल है, बस वही प्रॉब्लम है। तो उस तरह से आपको देखना, थोड़ा वेट करके आप कर सकते हो, बट यस कंपैरेटिवली ओके कंपेयर टू वैल्यूएशन वाइज। तो फ्यूचर डिमांड अगर ठीक रहा तो ये कंपनी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, ये कंपनी भी चल सकती है। और आगे जाके अगर आप बोलोगे बेस मेटल पे डिपेंडेंट है तो क्या कितने प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो बेस मेटल में अगर प्राइसेस बढ़ने की चांसेस है तो आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर विल बी वन ऑफ द स्टॉक, नो सॉरी वन ऑफ द मेटल जो ज़्यादा, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर की में कॉपर एज ए मेटल ज़्यादा बढ़ेगा, मे बी 15-20% शायद बढ़ सकता है, क्योंकि इन सब के प्राइजेज ना बेस मेटल पे डिपेंडेंट है। इसलिए मैं बेस मेटल की बात करूँ, 15% के आसपास। जिंक शायद 10 से 15% बढ़ सकता है। और स्टील का भी थोड़ा डिमांड आई थिंक बढ़ना चाहिए ओवरऑल। अगर आप देखो तो मे बी 5-10% एटलीस्ट। तो अगर ये होता है तो आई थिंक इन सब कंपनीज में भी थोड़ा अपसाइड बनता है। लेकिन जैसे मैं बोला कि बेस्ट ऑफ द टाइम इज़ ओवर, बट स्टिल द फ्यूचर इज़ गुड। तो उस तरह से आपको देखना चाहिए। अगेन प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके Q&A की। और यस मैं ज़रूर आप लोगों को लिंक दे दूंगा आज के शाम के सेशन का, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। Chandan Mandal, sir, I subscribed to your small case program yesterday. Can you send me a WhatsApp link and any other information? I think WhatsApp link आई थिंक आ ही गया होगा आपको मेल, चंदन जी। तो भी अगर आप चाहो तो मैं यहाँ मैसेज में डाल दूंगा हमारी टीम नंबर का नंबर भी, तो आप ज़रूर जाके बात कर सकते, तो शी विल हेल्प यू आउट। ओके, टॉक अबाउट स्टॉक्स विच आर गोइंग टू गो अप। यस राधिका 1245, यस हम लोग आज शाम को ही 8 बजे सेशन है राधिका, हम लोग ज़रूर बात करेंगे, आप ज़रूर अटेंड करेगा। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दी है। यूज़र FT4NX, सर आई थिंक 5 डेज़ का जो टाइम है तब तक ऐसा स्लो बट स्टेडी रहेगा। लास्ट डे ऑफ डेडलाइन के दिन डाउन भी जा सकता है। वेल वो तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन कल जो ट्रंप ने किया, ट्रंप ने नो आई थिंक JD वेंस को पाकिस्तान भेजा है, अपने वाइस प्रेसिडेंट को नेगोशिएशन के लिए। इराक के से भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, सॉरी ईरान से भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, तो देखते हैं। टर्की इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो होपफुली कुछ प्रॉपर गुड न्यूज़ आए। मार्केट तो दिख रहा है, मार्केट जिस तरह से भाग रहा है तो वो उम्मीद लगा के बैठा है कोई ना कोई पॉजिटिव आता है। देखो ऐसी जब सिचुएशन ख़राब होती है ना, तब क्या होता है, मार्केट को अगर थोड़ा भी अंदाज़ा हो गया ना कि वॉर अभी बस ख़त्म होने के है, तो मार्केट भागने लगे। और वही मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ बार बार, डोंट वेट फॉर द बॉटम। एक क्लू भी आएगा तो ख़त्म। और ऊपर से जो अगर ईरान सही में नेगोशिएशन टेबल पे बैठ गया और न्यूज़ आ गई कि ईरान नेगोशिएशन कर रहा है, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से और भाग सकता है। और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, तो उसको मिस मत करना। आप काफ़ी लोग जो बोलते हैं और टीवी कमेंटेटर आके बोलते हैं या नो सोशल मीडिया में कि नहीं रुक जाओ, बॉटम आएगा फिर लो, 5% महंगा ले लेना। लेकिन एक बात बोलूँ सर, जब मार्केट भागता है ना, आपने पूरा वो नीचे का प्राइस देख लेते हो, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये वापस नीचे, और आप लेते हैं और मार्केट भागने लगता है। ये ह्यूमन इमोशंस है। तो बेटर टू नॉट गेट ट्रैप इनटू दैट एंड बेटर टू स्टार्ट टेकिंग पोजीशन। मैं जैसे बोला 70-80% आपका इन्वेस्ट हो ही जाना चाहिए, जो स्पेयर मनी है। थोड़ा जो बचता है वो अभी भी कर सकते हो धीरे धीरे करके, या तो वेट कर लो 5 दिन में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर तपन प्रजापति 216i, कैन यू टेल समथिंग अबाउट ई मुंद्रा शेयर, कैन वी होल्ड? वेल ई मुंद्रा पे मैं इतना नो बुलिश नहीं हूँ। जो स्टॉक नो एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहता है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और अभी ई मुंद्रा में वही हुआ कि जिस तरह से
वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने रूल चेंज वो तुरंत ही गिर गया, तो नो, आई नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। आकाश पटेल 857, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आकाश जी। उनका दूसरा क्वेश्चन सर, केपीआईटी के बिजनेस के इम्पेक्ट डाल सकते हैं। वेल, हर एक स्टॉक में आईटी में तो अभी प्रॉब्लम ही है। आप देख रहे हो कि जिस तरह से एआई आ रहा है तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि क्या होगा। केपीआईटी ऐसे भी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो देयर आर लॉट मैनी क्वेश्चन मार्क, इसलिए मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। अगर आपको आईटी में गाइस, अगर आपने मेरा कल आईटी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लेना। इट विल बी वेरी वेरी नो हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड हाउ द आईटी में परफॉर्म ओवर द टाइम, क्या वो बेयर मार्केट में है कि नहीं है। फिर इमरान इमून 966, बैलेंस नहीं दिखा राइट आंसर की हो रही, पता नहीं चला आपका क्वेश्चन क्या है। मुकेश कुमार सर, होटल एंड हॉस्पिटल पावर सेक्टर में किस किस कंपनी में एंट्री ले। वेल मुकेश जी, हमने काफ़ी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इन सब सेक्टर में पोजीशन ली है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज। मैं ऐसा डायरेक्टली आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं होटल हो, हॉस्पिटल हो, पावर सेक्टर हो, तीनों में काफ़ी बुलिश हूँ। एंड दैट्स आई प्रीफर कि आप अगर वहाँ इन्वेस्ट करें तो बेटर है, और आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। सो बाद में 8 बजे मिलते हैं शाम को, तो कोई क्वेश्चन एक ज़रूर कमेंट बॉक्स से डालिए। सी यू देन, बाय बाय।